हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे और बहुत सारी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट करते चलते हैं। और जैसे कि आपको पता है, ये आपका प्रैक्टिस सेट है हिस्ट्री का, जिसमें हम 12 नंबर प्रैक्टिस सेट पे पहुँच चुके हैं। और आज ये हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट है, यानी 12वां सेट करने वाले हैं हम। तो आज ये हम करेंगे एलटी ग्रेड का 2018 का पेपर, जो आपका 29 जुलाई 2018 को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको ईजिली मिल सके, जो भी मटेरियल मैं आपको दे पा रही हूँ। ठीक है। और मैं थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहती हूँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं तो दिन में 3 वीडियो आते हैं। सुबह 6 बजे 6 बजे नहीं, सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे और शाम को 6 बजे। तो शाम को 6 बजे तो आपका यही हिस्ट्री का वीडियो आता है, ठीक है, जिसमें आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और सुबह आपका पॉलिटी का वीडियो आता है, जो इसमें आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। और दोपहर को 12 बजे आपका एनसीईआरटी आती है, क्लास 12 की चल रही है इस समय हिस्ट्री, तो अभी आप वो कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 वीडियो आते हैं, आप 2 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, और दोपहर को आप अपना एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो फटाफट से शुरू कर देते हैं अपनी क्लास को। और इसके बाद आज ये लास्ट, मतलब जितने भी पेपर हुए हैं अब तक का ये लास्ट पेपर है। अब 2018 का एलटी ग्रेड का पेपर एक ही बार हुआ था 2018 में, तो हम वो करें। इससे पहले हमने टीजीटी के सारे पेपर सॉल्व कर लिए 2001 तक के, और अब हम 2018 का आज ये एलटी ग्रेड का पेपर करने के बाद, क्योंकि एलटी ग्रेड का पेपर एक ही हुआ है, इसके बाद हम 5 प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसके साथ ये वाली बुक फिनिश हो जाएगी और फिर मैं दूसरी बुक आपको कराना शुरू कर दूँगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक थे। तो बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक थे कुंवर सिंह, ठीक है। 1857 में बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनके अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों के कारण उन्हें बिहार का सिंह माना जाता है। शाहाबाद किले में अंग्रेजों की सत्ता समाप्त कर कुंवर सिंह ने अपनी सरकार स्थापित की। विभिन्न स्थानों यथा मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ आदि में उन्होंने विद्रोहियों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। उनकी अंतिम सफलता थी गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित करना। इसी स्थान पर वे बुरी तरह घायल भी हो गए। फलस्वरूप 27 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि, सूरत की संधि, सालाबाई की संधि और बसीन की संधि। तो सूरत की संधि हुई थी 1775 में, सालाबाई की संधि 1782 में हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई और बसीन की संधि 1802 में हुई थी। नेक्स्ट है, किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना? तो वेलेजली ने माना। वेलेजली 1798 से 1805 तक रहे हैं और ये भारत का गवर्नर जनरल था। इसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना था। इसने सहायक संधि प्रणाली के द्वारा अनेक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। कौन सा मशहूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ? तो बताइए, मंगलौर की संधि जो हुई थी वो हुई थी आपकी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो कि 1780 से 1784 तक चला था। 1784 में मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ और ये संधि टीपू सुल्तान की उत्कृष्ट कूटनीति सफलता थी। हालांकि संधि से गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग असहमत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? तो ये लागू किया जा चुका था मांडवी, कोलाबा और जालौर, सूरत सभी में। तो विलय का सिद्धांत सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा 1834 में प्रयोग किया गया। यद्यपि इसका प्रयोग डलहौजी के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम कंपनी के द्वारा 1839 में मांडवी राज्य को इस सिद्धांत के द्वारा हस्तगत किया गया। तत्पश्चात 1840 में कोलाबा तथा जालौर व 1842 में सूरत को कंपनी के द्वारा
हस्तगत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेरोजी ने की थी। 1866 में लंदन में दादा भाई नेरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। दादा भाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। उन्होंने रहनुमाई मजदेयासन सभा की भी स्थापना करी। उन्होंने राष्ट्र गुफ्तार सत्यवादी पत्रिका का प्रकाशन किया। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नेरोजी ने ही लिखी है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त थे। तो कौन थे जनगणना आयुक्त? तो जनगणना आयुक्त थे बेंस। भारत की जनगणना 1891 में जरवाइस एथलेस्टेन बेंस जनगणना आयुक्त थे। भारत में इनके कार्यों के लिए इन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो 1854, 1882, 1904 और 1917। तो शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग, हंटर शिक्षा आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो ये ऐड दिया हुआ है यहाँ पे तो सारा। तो ये हुआ है 1854 में शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में, हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित 1882 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था और सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग जो है वो 1917 में आया। अब बात करते हैं दक्षिणेश्वर संबंधित है। तो दक्षिणेश्वर संबंधित है रामकृष्ण परमहंस से। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। उनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य थे और स्वामी रामकृष्ण सभी धर्मों की एकता पर जोर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? तो देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे शाह अब्दुल अजीज। देवबंद स्कूल की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौतवा एवं रशीद अहमद गंगोही के द्वारा की गई। इस स्कूल की शुरुआत 1866 से 1867 में देवबंद सहारनपुर में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करना, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति को प्रतिबंधित करना, मुस्लिम संप्रदाय का नैतिक एवं धार्मिक पुनरुद्धार करना और अंग्रेज सरकार के साथ असहयोग करना था। इस संस्था के नेता महमूद उल हसन ने संस्था के धार्मिक विचारों को राजनीतिक बौद्धिक रंग देने का प्रयास किया। शिबली नुमानी जैसे फारसी और अरबी के प्रख्यात विद्वान और लेखक भी देवबंद स्कूल के समर्थक थे। शाह अब्दुल अजीज देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई। तो ये उपाधि दी गई है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ने द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के ब्रिटिश शासन की आर्थिक कुरीतियों का वर्णन किया। उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। गोखले ने उनके बारे में कहा कि यदि मनुष्यों में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई नौरोजी में है। अब यहाँ पे भी सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। बीजी तिलक की कौन सी है? तो बीजी तिलक की भाई गीता रहस्य है। ठीक है, अरविंदो घोष की है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, JL नेहरू की है द यूनिटी ऑफ इंडिया और ह्यू टॉय की है द स्प्रिंग टाइगर। ठीक है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? संगठन और संस्थापक बताइए। तो ऑल इंडिया किसान सभा से कौन जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, ना कि महात्मा गांधी। आत्मी सभा से राजा राममोहन राय जुड़े हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक से सुभाष चंद्र बोस जुड़े हैं और रामकृष्ण मिशन से विवेकानंद जुड़े हैं। महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 1920 में उन्होंने सहयोग आंदोलन शुरू किया था, बिल्कुल। उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था, तो भाई दोनों ही सही है। गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। उनका विचार था कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय में ना जाएं और कर ना चुकाएं। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना से दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने 14 सितंबर 1934 को वार्धा में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। इस आंदोलन का नेतृत्व करने हेतु कांग्रेस ने स्थायित्व की अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के लिए प्रख्यात डॉक्टर जोसेफ कॉर्नेलियस कुमारप्पा का चयन किया। इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष श्री कृष्णदास जाजू थे। नेक्स्ट है,
सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा करी, तो ये करी है 21 अक्टूबर 1943 को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने आजाद हिंद फौज के समीप कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने मान्यता दी थी। उन्होंने 1944 में रंगून से रेडियो पर गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों और युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया, तो ये आचिन लेक को। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उपमहाद्वीप में भारत और पाकिस्तान नाम से 2 राज्यों को 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण की योजना की घोषणा की। 30 जून 1947 को तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर विभाजन परिषद के द्वारा सशस्त्र बलों के बंटवारे पर सहमति व्यक्त की। फील्ड मार्शल ऑचिन लेक को माउंटबेटन के द्वारा संयुक्त रक्षा सुप्रीम कमांडर नियुक्त किया गया था, जिसे सैनिक हथियारों और युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नेक्स्ट है, किन्हें भारत के प्राक इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है, तो ये श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ता थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत करी। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई। विंध्य घाटी में स्थित बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र में उच्च पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों के अतिरिक्त अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। बेलन घाटी की उच्च वर्ग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का समय ईसा पूर्व 30,000 से 10,000 के बीच निर्धारित किया गया। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है, तो धौलावीरा के ये है प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है और इसकी खोज सर्वप्रथम 1967 से 68 में जेपी जोशी ने की और 1990-91 में आरएस बिस्ट ने यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाया। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण की समयावधि 2650 से 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है और इस चरण में यहाँ से प्राक हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, किस पुरस्तर के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, तो 7 अग्निकुंड जो हैं वो प्राप्त हुए हैं आपके कालीबंगा से। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ राजस्थान में है। ये घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ पर खुदाई हुई है। निम्न हड़प्पी स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर को चुनिए। तो भाई चावल की खेती जो है वो आपकी कालीबंगा और लोथल से मिली है। तो हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर से चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है, जो कि निम्न कोटि का है। हुलासपुरा स्थल से धान की खेती का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो बूचड़खाना आपको मिलेगा माधा में। माधा पट्टी प्रतापगढ़ मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से पशुवध स्थल यानी कि बूचड़खाना का साक्ष्य मिला। माधा स्थल की खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास के भूतपूर्व अध्यक्ष GR शर्मा और उनके सहयोगियों के द्वारा 1978 के बीच की गई। माधा में लघु उपकरण के अतिरिक्त आवास एवं शवाधाम तथा गर्त चूल्हे और स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा संस्कृति की पूर्व सीमा थी, तो हड़प्पा संस्कृति की पूर्व सीमा थी आलमगीरपुर। संपूर्ण सैंडो सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर में मांडा, कश्मीर से दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र और तक्का तथा पश्चिम में सुतकांगे डोर से पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश तक था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है, तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ये मंत्र सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है, नारायण के साथ विष्णु के
तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है महाभारत से। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का उल्लेख सर्वप्रथम महाभारत के शांति पर्व में मिलता है, जहां उन्हें सर्वव्यापी और सभी को उत्पन्न करने वाला बताया गया। यद्यपि नारायण का प्रथम उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हो जाने पर पंचरात्र धर्म, भागवत धर्म अस्तित्व में आया। नारायण के उपासक पंचरात्र कहे गए हैं। नेक्स्ट है, कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? तो सूर्य देवता विष्णु उरुक्रम नहीं थे। विष्णु उरुक्रम विष्णु का नाम है, ना कि सूर्य का। अन्य सभी विकल्प जो है वो सूर्य के, यानी सावित्री, विश्वकर्मा और सविता सूर्य को कहते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो कनिष्क जो था वो महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क एक प्रसिद्ध कुषाण वंशी शासक था और उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजस्व प्रदान किया और उसका मध्य एशिया और चीन में प्रचार करवाया। उसके शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। ठीक है, प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? तो प्रथम जैन समिति जो है वो स्थूलभद्र ने आहूत की थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में हुआ और ये सभा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। ये सभा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। इसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन हुआ। जैन धर्म 2 भागों दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया था। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तन में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तन सारनाथ में दिया, जहाँ 5 ब्राह्मण उनके प्रथम शिष्य बने। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक 21 वर्षावास किए थे। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो भगवती सूत्र जो है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित साहित्य है। इसमें जैन तीर्थंकरों, मुख्यतः महावीर स्वामी का जीवन चरित्र और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन है। भगवती सूत्र 5वां जैन आगम है। कुल 12 जैन आगम है जो महावीर स्वामी द्वारा प्रख्यापित माने जाते हैं। इनकी रचना सुधर्म स्वामी द्वारा प्राकृत में की गई थी। ये सभी आगमों में सबसे बड़ा ग्रंथ है। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज के लेखन में उल्लिखित एग्रोनोमोई कौन थे? तो एग्रोनोमोई जो है वो जिले के अधिकारी हैं। मौर्य काल में जिले को विषय या आहार कहा जाता था और जिले के प्रमुख को आहारपति कहा जाता था। आहारपति को मेगस्थनीज ने एग्रोनोमोई कहा है। ये मार्ग निर्माण का भी एक प्रमुख अधिकारी था। नगर का प्रमुख नागरक कहलाता था, जिसे मेगस्थनीज ने एस्ट्रोनोमोई कहा है। सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया? तो डायमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में आया था। सीरिया का शासक एंटियोकस ने मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था। यूनानी इतिहासकार उसे अमित्रोचेटस के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट है, गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। गुप्त संवत 61 380 ईस्वी का मथुरा स्तंभ लेख गुप्त वंशी सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। यह मथुरा में रंगेश्वर महादेव के समीप एक बगीचे से प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख में उदिताचार्य द्वारा उपमतिश्वर और कपिलेश्वर नामक शिव प्रतिमाओं का प्रतिष्ठापना का वर्णन है। इस लेख से तत्कालीन मथुरा में शैव धर्म के होने की पुष्टि होती थी। नेक्स्ट है, राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था? राजराज प्रथम की माता का नाम था वानवन महादेवी। राजराज प्रथम 985 से 1015 तक रहे। उनके चोल साम्राज्य का पहला शक्तिशाली शासक माना जाता है और इनके पिता का नाम सुंदर चोल, माता का नाम वानवन महादेवी था। इन्होंने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी? तो गंगैकोंड कहते थे राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का सबसे महान शासक राजेंद्र प्रथम था। अपनी महान विजयों के द्वारा उसने चोल साम्राज्य का विस्तार कर उसे दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। उसने गंगैकोंड की उपाधि धारण की और गंगैकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना करी। यहीं पर उसने चोल गंगम नामक एक विशाल सरोवर का भी निर्माण करवाया है। नेक्स्ट है, द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार थे। तो द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार हैं जोन राज। जोन राज 15वीं सदी के एक
कश्मीरी इतिहासकार और संस्कृत कवि थे। उन्होंने द्वितीय राज तरंगिणी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने कल्हड़ की राज तरंगिणी का 1149 तक का वृत्तांत जारी रखते हुए अपने समकालीन सुल्तान जैनुल आबिदीन तक का वर्णन लिखा है। लेकिन जोन राज उनके शासनकाल का पूरा वृत्तांत नहीं लिख सके, क्योंकि उनके शासनकाल के 35वें वर्ष में जोन राज का देहांत हो गया। उनके शिष्य शीवर ने आगे का वृत्तांत लिखा और उनकी कृति का नाम द्वितीय राज तरंगिणी था, जो 1459 से 1486 तक के बारे में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो ये है, सबसे पहले आते हैं महमूद गजनवी, उसके बाद आएंगे मोहम्मद बिन कासिम, फिर आएगा महमूद गजनवी, फिर चंगेज खान, उसके बाद तैमूर। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया, महमूद गजनवी 997 से 1030 तक, चंगेज खान 1162 से 1227 तक, तैमूर 1370 से 1405 तक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महाराज पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे, बिल्कुल। गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। तो पृथ्वीराज चौहान 1166 से 1192 में चौहान वंश के एक प्रतापी शासक थे, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1141 से 1236 में समकालीन थे। ये चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से 25 में तुगलक वंश का संस्थापक था। निजामुद्दीन औलिया 1238 से 1325 तक इसके समकालीन थे। इनको महबूबे इलाही भी कहा जाता था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में कराया था। इल्तुतमिश ने 1230 में इसमें से कुछ हिस्से को पूरा करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा के द्वारा प्राप्त की, बिल्कुल। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार कर लिया, यह भी सही है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। उसने सुल्तान पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी और फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा का प्रतिनिधि स्वीकृति पत्र को लेकर दिल्ली पहुंचा। 1211 में हेसामुद्दीन एवाज खिलजी सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर बंगाल की गद्दी पर बैठा। 1226 में इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने युद्ध में गयासुद्दीन को पराजित करके उसकी राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? तो देवगिरी का यादव शासक था रामचंद्र। 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया, जहां के शासक रामचंद्र देव ने बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय को भेजने का वादा किया था। 1307 में मलिक काफूर ने पुनः देवगिरी पर आक्रमण किया। रामचंद्र देव के आत्मसमर्पण करने पर उसे दिल्ली भेजा गया, जहां अलाउद्दीन ने उसे राय रायन की उपाधि दी तथा 6 माह के पश्चात 1 लाख सोने के टंके और नवसारी का जिला देकर उसके राज्य वापस भेज दिया। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कन्नौज का युद्ध जो है वो 1540 में लड़ा गया था। ठीक है, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1596 में हुई। खिज्र खान ने दिल्ली का सिंहासन ग्रहण 1414 में किया था। सिकंदर लोदी ने एक नए नगर आगरा की स्थापना 1504 में की और कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं को परास्त करने के बाद शेरशाह ने आगरा, दिल्ली, संभल, ग्वालियर, लाहौर पर अपना अधिकार करके हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया और पुनः उत्तर भारत में अफगान साम्राज्य को स्थापित किया। नेक्स्ट है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो तैमूर का आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, बाजार नियंत्रण नीति और मलिक छज्जू का विद्रोह। तो बाजार नियंत्रण तो अलाउद्दीन खिलजी का काम है। चलो, मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ सबसे पहले 1290 में। बाजार नियंत्रण नीति 1296 से 1316 में हुई। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 में हुआ और तैमूर का आक्रमण 1398 में।
शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद के भीतर स्थित है। 1573 में अकबर ने गुजरात विजय के साथ इस क्षेत्र को विजित करके इसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा था। अकबर ने इस दरगाह का निर्माण 1580 से 81 में करवाया था। निम्नलिखित को उनकी निर्माण तिथि के क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल। तो कुतुब मीनार जो है वो 1193 में बनी है। आगरा का किला 1565 में बनाया गया। दिल्ली का लाल किला 1638 से 48 के बीच में बना है और ताजमहल 1632 से 53 में। किरोरी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो किरोरी शब्द अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में यूज होता था। किरोरी शब्द अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। 1562 में एतमाद खान ने किरोरी व्यवस्था लागू की, जिसके अनुसार समस्त खालसा भूमि को 182 राजस्व भागों में बांटा गया और प्रत्येक की मालगुजारी 1 करोड़ दाम यानी कि 2.5 लाख रुपया प्रति वर्ष निर्धारित किया गया। खालसा भूमि की इन इकाइयों से भू राजस्व वसूल करने के लिए प्रत्येक इकाई में पृथक पृथक आमिल नियुक्त किए गए, जो किरोरी के नाम से प्रसिद्ध थे। किंतु ये व्यवस्था असफल रही, जिसके चलते एतमादुक खां को हटा दिया गया और 1564 में मुजफ्फर का तुर्बती को दीवान बनाया गया। ये अकबर के समय का विख्यात वित्त पोषक था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था। तो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था वल्लभाचार्य को। वल्लभाचार्य का जन्म 1469 में काशी वाराणसी में हुआ। उनके माता पिता तेलंगाना से काशी की यात्रा पर आ रहे थे, तभी यात्रा मार्ग में इनका जन्म हुआ। विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उन्होंने शास्त्रार्थ से सैब पंडितों को परास्त किया। विजयनगर साम्राज्य में इन्हें जगतगुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो देवराय द्वितीय के समय पर अब्दुल रज्जाक आया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता आया, महमूद गजनवी के समय पर अलबरूनी आया और बलबन के समय पर मार्को पोलो नहीं आया था। मार्को पोलो 1292 से 95 में भारत आया था और उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत के शासक जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1290 से 1296 में। अतः ये विकल्प सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, ऐसी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? श्री संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है। वैष्णव संत रामानुजाचार्य ने अपनी उपासना में लक्ष्मी और विष्णु की उपासना पर अत्यधिक बल दिया। मान्यता है कि उनका मत लक्ष्मी द्वारा दिए गए उपदेश पर आधारित है, इसलिए इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। रामानुजाचार्य को शेषनाग का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में प्रचलित एक दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर थी? तो ये 2.5 पैसे के। अकबर ने तांबे का एक सिक्का चलाया जिसे दाम कहा जाता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। इस प्रकार दाम दशमलव मुद्रा में 1/40 रुपया अथवा 2.5 पैसे के बराबर था। दाम और रुपए के मध्य आना नामक सिक्का शाहजहां ने चलवाया था। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य में मीरे तुजुक से तात्पर्य था। तो मीरे तुजुक से तात्पर्य था धर्मानुष्ठान का एक अधिकारी। मीरे तुजुक मुगल काल के धर्मानुष्ठान का एक अधिकारी था और इसका कार्य धार्मिक उत्सवों आदि का प्रबंध करना था। दिए गए विकल्प में कोई भी इस अधिकारी से साम्य नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करिए। खुर्रम का विद्रोह, चौसा का युद्ध, धर्मत का युद्ध और खुसरो का विद्रोह। तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। खुसरो का विद्रोह 606 में हुआ था। खुर्रम का विद्रोह 1623 से 26 में हुआ। धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ। अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? तो उपज का 1/3%। तो अकबर के समय में उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। इसमें किसानों से लगान सिक्कों के रूप में लिया जाता था और उसके लिए अलग 2 क्षेत्रों में गल्ले की अलग अलग कीमतें निश्चित की जाती थी। अकबर ने किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया और राज्य ने किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया। नेक्स्ट है, पैबागी शब्द से तात्पर्य था। तो पैबागी शब्द से तात्पर्य था भूमि से। पैबागी शब्द का अर्थ है जागीरों के लिए अलग से सुरक्षित रखे गए इलाके अथवा भूमि।
किस कृति को उनके फारसी अनुवादकों के द्वारा रस्मनामा शीर्षक दिया गया? तो महाभारत को दिया गया है। रस्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है जो मुगल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था। महाभारत का फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के आदेश से बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने किया था। रस्मनामा के प्रसंगों पर चित्र बनवाने के लिए दशवंत तथा बसावन को जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट है, भारत ने पुर्तगालियों के द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों में सुमेलित और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। कालीकट, कन्नानौर, धाबोल और पोन्नासी। कालीकट 1500 में, कन्नौर 1502 में, धाबोल 1522 में और पोन्नाई 1525 में। किस शहर को 1661 में पुर्तगाल के द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया? तो ये बम्बई को। पुर्तगालियों ने 1534 में बम्बई को गुजरात के बहादुर शाह से छीन लिया था। 1661 में चार्ल्स द्वितीय के साथ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी ब्रगंजा के विवाह के अवसर पर यह दहेज स्वरूप अंग्रेजों को प्रदान कर दिया गया। बाद में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ब्लैक होल की घटना जो है वो 20 जून 1756 को होती है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1664 को हुआ और देव गांव की संधि जो है वो 17 दिसंबर 1803 में हुई थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 26 जुलाई 1856 को। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह हेतु कानूनी मान्यता मिली। इस अधिनियम का ड्राफ्ट डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे। कैनिंग के गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान 1857 की महान क्रांति हुई और उस समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। और इसी के साथ ही हमारा एलटी ग्रेड का ये पेपर होता है फिनिश। अब हम कल करेंगे ये प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा का इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आज की पढ़ाई होती है समाप्त। तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा आपको ईजिली अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम 5 प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो जितने पेपर सॉल्व होने थे वो हमने कर लिए। अब कल से हमारा ये प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे 5। ठीक है, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए।